डायना शालिनी को घूरते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है कि अचानक से शालिनी को हो क्या गया है। ये तो मुझे युग से भी ज्यादा एक्साइटेड दिखती है उस जगह पर जाने के लिए। आखिर वहां पर ऐसा है क्या? युग भी शालिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ चटर्जी जल्दी चलो वहां पर, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलो। युग के इतना कहते ही चटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है और उसके पीछे ही युग भी जाने लग जाता है। जैसे ही युग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, शालिनी भी उसके पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। युग और शालिनी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि झरने के पास जाने की उन दोनों को ही सबसे ज्यादा जल्दी थी। उन दोनों में एक अलग ही उतावलापन था और वो उतावलापन उन दोनों को देखते ही समझ आ रहा था। कायर, कछुआ, चार्ली भी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। डायना भी अभिमन्यु को अपने कंधे का सहारा देती है और उन लोगों के पीछे जाने लग जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग चटर्जी के पीछे चलते जा रहे थे। कछुआ, कायर और चार्ली की हालत तो पहले ही चलते चलते पस्त हो गई थी, पर अब तो वो और भी ज्यादा थक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कई दिनों से पैदल चल रहे हों, वो भी बिना खाए पिए। चार्ली चलते हुए चटर्जी से कहता है, चटर्जी सर, और कितना चलना है? अब तो मेरे पैर भी मेरा साथ छोड़ने लग गए हैं। चटर्जी आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है, बस चार्ली, हम पहुंचने वाले हैं उस जगह पर। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, अगर मुझे पता होता कि इतना अंदर फिर आना है तो मैं तो दोबारा जंगल के अंदर कदम ही नहीं रखता। कायर एकदम धीरे से कछुए से कहता है, यार कछुए, मुझे भी ना वापस जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा, डर सा लग रहा है। कछुआ भी धीमे से कहता है, यार डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब क्या करें, अंदर आ गए हैं तो इन्हीं सबके साथ चलना पड़ेगा, वापस जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। सबसे पीछे अभिमन्यु और डायना चल रहे थे। अभिमन्यु ने अपना एक हाथ डायना के कंधों पर रखा हुआ था। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसके सिर का कुछ हिस्सा भी डायना के कंधों पर ही था। डायना के बाल खुले हुए थे, जिस कारण डायना के बाल बार बार अभिमन्यु के चेहरे को छू रहे थे। अभिमन्यु जब से डायना के नजदीक गया था, उसकी थकान जैसे मिट सी गई थी। वो भूल गया था कि कुछ देर पहले वो अपने सीने के जख्म के कारण दर्द से तड़प रहा था, पर अब उसकी सारी तड़प डायना के नजदीक जाकर खत्म सी हो गई थी। डायना को भी अभिमन्यु के इतने नजदीक जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। डायना चलते हुए ही अभिमन्यु से कहती है, देख रहे हो अभी? अभिमन्यु भी चलते हुए जवाब देता है, क्या देखूं डायना? डायना अपने एक हाथ से उसके आगे चल रहे बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही कि तुम्हारे दोस्तों ने कैसे तुम्हारा साथ छोड़ दिया, कैसे वो तुम्हारे बिना आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी फिक्र किए बिना। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम फिर शुरू हो गई, तुम जब देखो मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काती क्यों रहती हो? डायना बड़ी ही मासूमियत के साथ कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अभी कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ भड़का रही हूँ? मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो सच है, और कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, इसलिए तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही है। अभिमन्यु गुस्सा करते हुए कहता है, डायना तुम ना कभी नहीं सुधरने वाली, तुम्हारे दिल में ना जहर भरा हुआ है, और जिनके दिल में जहर भरा होता है उनकी जुबान भी हमेशा जहर ही उगलती है। मुझे ना तुम्हारे साथ ही नहीं चलना, दूर हटो मुझसे, मैं अकेले ही चल लूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु अपना हाथ डायना के कंधों पर से हटाने लग जाता है, पर तभी डायना तुरंत अपने दूसरे हाथ से अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ऐसे कैसे दूर हटूं? इतनी मुश्किल से थामा है तुम्हारा हाथ, अब तो तब तक नहीं छोड़ने वाली जब तक उस जगह पर पहुंच नहीं जाते हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा हाथ कभी छोड़ूं ही नहीं, जिंदगी भर हम सफर की तरह तुम्हारे साथ चलते रहूं, तुम्हारा सहारा बनकर। डायना भले ही अभिमन्यु के दोस्तों से नफरत करती हो, पर उसके दिल में उस नफरत से कहीं ज्यादा अभिमन्यु के लिए प्यार था, जो उसकी बातों से साफ झलकता था। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? डायना बात को बदलते हुए कहती है, मैंने कहा मैं नहीं हटने वाली तुमसे दूर, अभी तुमसे जो करते बन रहा है कर लो, तुम्हें तो तुम्हारी कोई फिक्र है नहीं, पर मुझे तो है ना। अभिमन्यु फटाक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं हटती हो दूर, मैं भी देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु डायना से दूर हटने लग जाता है, पर डायना भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। वो अभिमन्यु का हाथ थामे ही रखती है। अभिमन्यु और डायना के बीच खींचातानी की नोकझोंक चली रही थी कि तभी अभिमन्यु की पीठ के पीछे से कुछ चीज नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो चीज नीचे गिरती है, अभिमन्यु घबरा जाता है, जैसे कोई सी ऐसी चीज नीचे गिर गई हो जो नहीं गिरनी चाहिए थी। डायना नीचे झुकते हुए कहती है, ये क्या गिरा है? जब डायना उस चीज को नजदीक से देखती है तो दंग रह जाती है। वो मंत्रमुग्ध रह गई थी। अभिमन्यु की पीठ के पीछे से कुछ और नहीं बल्कि एक अस्त्र गिरा था, जिस पर महाडायन का हीरा लगा हुआ था। डायना एक अस्त्र में लगे हीरे को देखते ही उसे झट से उठाते हुए कहती है, ये तो एक अस्त्र है ना?
तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो अभी? तुम इसे हमेशा अपने साथ ही रखते हो क्या? मैंने कहा था ना तुमसे इसे अपने आप से दूर रखा करो। ये जो तुम्हारी हालत हो रही है ना उसी के कारण हो रही है। यही तुम्हें दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, डायना धीरे बोलो थोड़ा और लाओ मुझे वापस दो एक अस्त्र। डायना बात को काटते हुए कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो? जल्दी बताओ वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम अपने साथ एक अस्त्र लेकर आए हो। और यदि चैटर्जी को पता चल गया तो पुलिस वाला होने के कारण वो तो इसे रख ही लेगा। तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा, फिर तुम ही उससे निपटना। अभिमन्यु समझ गया था कि उसे डायना को सच बताना होगा, तभी वो उसे एक अस्त्र वापस करेगी। डायना फिर पूछती है, बोलो अभी, तुम अपने साथ एक अस्त्र क्यों लेकर आए हो? अभिमन्यु लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ, युग के लिए। डायना हैरानी के साथ कहती है, युग के लिए? पर क्यों? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि उस झरने के पास युग की जान को खतरा हो सकता है। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, उस झरने के पास ऐसा क्या है कि वहां पर युग की जान को खतरा हो सकता है? अभिमन्यु बात को काटते हुए कहता है, डायना, मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का ठेका नहीं लिया है। मेरा एक अस्त्र वापस करो मुझे। डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए चालाकी भरे अंदाज में कहती है, और यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ये एक अस्त्र वापस नहीं देने वाली, अब से ये मेरा हुआ तो तुम क्या कर लोगे अभी मेरा? अभिमन्यु भी उतनी चालाकी के साथ जवाब देते हुए कहता है, डायना, अगर तुमने इसे अपने पास रख भी लिया तो तुम इसका यूज नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेरी बात मानता है। इसकी शक्तियां मेरा हुक्म मानती हैं। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। डायना अभिमन्यु को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, अभी मैं चाहूँ तो इस हीरे के अंदर की सारी शक्तियों को वापस से अपना बना सकती हूँ। आखिर डायन हूँ मैं, और डायन अच्छे से जानती है कि उसके हीरे की शक्तियों को वापस कैसे पाया जा सकता है। पर मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि मैं तुमसे। डायना इसके आगे कुछ और सोचती उससे पहले ही अभिमन्यु फिर गुस्से के साथ कहता है, डायना, मैंने कहा वापस करो मुझे मेरा एक अस्त्र। डायना हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ कर रही हूँ, अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखना एक दिन आएगा जब तुम खुद ये मुझे दोगे। इतना कहकर डायना एक अस्त्र अभिमन्यु की तरफ बढ़ा देती है। अभिमन्यु एक अस्त्र को थामते हुए कहता है, दिन में सपने मत देखो डायना, ऐसा कभी नहीं होने वाला। डायना पलटकर कुछ नहीं कहती है और दोनों वापस से आगे बढ़ने लग जाते हैं। अभिमन्यु ने अभी भी डायना के कंधों का सहारा लिया हुआ था। कुछ ही दूर चलने के बाद वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चैटर्जी उन सबको लेकर आना चाहता था। उस जगह पर पहुंचते ही अभिमन्यु डायना के कंधों का सहारा लेना छोड़ देता है, उससे दूर हट जाता है। चैटर्जी उस जगह पर पहुंचते हुए कहता है, लो पहुंच गए हम। जैसे ही चैटर्जी ये बात बोलता है सब लोग अपने आसपास का एरिया देखने लग जाते हैं। जैसे जैसे सब लोग अपने चारों तरफ देखते जा रहे थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। युग और शालिनी के चेहरे पर जो खुशी यहाँ पर पहुंचने से पहले थी वो मायूसी में बदल गई थी। उनके चेहरे उतर गए थे। युग अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, झरना कहाँ है चैटर्जी जी? चैटर्जी कुछ जवाब देता उससे पहले ही चार्ली बोल पड़ता है, हाँ सर, वो झरना कहाँ पर है? मुझे तो वो कहीं नहीं दिख रहा है। चैटर्जी जवाब देता है, वही तो ढूंढना है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? ढूंढना है? शालिनी अपना आपा खोते हुए गुस्से के साथ कहती है, पर चैटर्जी तूने तो कहा था कि तुझे झरना मिल गया है। शालिनी को गुस्से में देखकर सब लोग दंग रह गए थे। आज से पहले शालिनी को इस तरह बात करते हुए किसी ने नहीं देखा था। चैटर्जी पलट कर कहता है, शालिनी, शायद तुमने मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं थी। मैंने कहा था मुझे वो जगह मिल गई है। शालिनी अपनी बात पर अड़ते हुए कहती है, नहीं, तूने कहा था तुझे वो झरना मिला है। चैटर्जी शालिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैंने कहा था जगह मिली है, और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे मेरी बात पूरी करने ही कहाँ दी थी। खुद बोलते जा रहे थे तो मैं क्या बोलता। कायर थकते हुए कहता है, मतलब इतनी दूर आना बेकार गया? चैटर्जी झट से कहता है, नहीं कायर, बेकार नहीं गया। मैंने कहा ना यही वो जगह है जहाँ पर झरना है। युग पलट कर कहता है, चैटर्जी तुम कैसे कह सकते हो कि यही वो जगह है जहाँ पर झरना है? मुझे तो कहीं भी दूर दूर तक वो झरना दिखाई नहीं दे रहा। चैटर्जी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, झरना दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? ये पेड़ तो दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें ये पेड़ पहचान में नहीं आ रहा है? जिस तरफ चैटर्जी ने अपने हाथ से इशारा किया था सब उस पेड़ की तरफ देखने लग जाते हैं। वो पेड़ अपराजिता का था जिसके ऊपर कई सारे सफेद फूल लगे हुए थे। ये वही पेड़ था जिसके नीचे रात में चैटर्जी थक कर सो गया था, और जब सुबह उठा तो उस पेड़ को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी।
पेड़ के नीचे ही कई सारे सफेद फूल पड़े हुए थे। उन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात में फूलों की बारिश हुई हो। कायर उस पेड़ को देखते हुए कहता है, ये एक अपराजिता का पेड़ ही तो है, इसमें क्या खास बात है? चटर्जी तुरंत बोल पड़ता है, खास बात है कायर, ये कोई मामूली अपराजिता का पेड़ नहीं है। इसे जरा गौर से देखो, इसमें सफेद फूल लगे हुए हैं और सफेद फूल वाले अपराजिता के पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। ज्यादातर नीले फूल वाले अपराजिता के पेड़ पाए जाते हैं और सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पौधे पाए जाते हैं। और ये तो पूरा का पूरा एक पेड़ है, वो भी इतना बड़ा। कछुआ चटर्जी का साथ देते हुए कहता है, चटर्जी जी ठीक बोल रहे हैं, सफेद फूल वाला अपराजिता का पेड़ मिलना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि इससे जो टोने टोटके किए जाते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। कायर लंबी आह भरते हुए कहता है, हाँ क्या बात कर रहे हैं यार। युग तुरंत अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और वो पेंटिंग निकालकर उसमें बने अपराजिता के पेड़ और उसके सामने खड़े अपराजिता के पेड़ दोनों को मिलाने लग जाता है। युग कहता है, ये तो हूबहू वैसा ही पेड़ है जैसा मैंने पेंटिंग में बनाया। चटर्जी कहता है, वही तो युग, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर अपराजिता का पेड़ यहाँ पर है तो उस झरने को भी यहीं कहीं होना चाहिए। युग कहता है, चटर्जी ठीक बोल रहा है, वो झरना भी यहीं आसपास ही कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। युग के इतना कहते ही सब लोग फिर से उस झरने की तलाश शुरू कर देते हैं, पर कई कोशिशों के बाद भी उन्हें वो झरना नहीं मिलता है। मिलता है तो बड़ा सा तालाब जिससे कल रात चटर्जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। वो तालाब काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि उसे पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़े। जब बहुत ढूंढने के बाद भी वो झरना नहीं मिलता है तो एक एक करके सब लोग थकने लग जाते हैं और थक कर बैठने लग जाते हैं। सब कहीं ना कहीं बैठ गए थे। युग और शालिनी भी उम्मीद हारने लग गए थे। युग भी आखिर में हार मान लेता है और थक कर अपराजिता के पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है। सभी के चेहरे पर मायूसी थी और सबसे ज्यादा युग के। अपराजिता के पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही युग को अपने पिता की याद आने लग जाती है। उसकी आंखों के सामने वो सीन चलने लग जाते हैं जब अनुराग बचपन में उसे उस झरने के पास ले गया था। उसे वही सब बातें याद आने लग जाती हैं। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चलने लग जाते हैं जब बचपन में वो और अनुराग झरने के नीचे खेला करते थे। युग अपने पिता को याद करते हुए खुद से कहता है, काश पापा जिंदा होते तो इतनी मुश्किल होती ही नहीं। वो खुद मुझे बता देते कि वो झरना कहाँ पर है, वो मुझे खुद उस झरने के पास ले जाते। युग अपने पिता को याद ही कर रहा था कि तभी उसके दिमाग में उसके पापा की बातें गूंजने लग जाती हैं, जो उन्होंने उसे झरने के पास कही थी। युग बेटा, ईश्वर का द्वार आपके लिए तभी खुलता है जब आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। युग के दिमाग में बार बार अनुराग की यही बात घूम रही थी। तभी युग के दिमाग में ना जाने क्या आता है। वो अपनी जगह पर फुर्ती के साथ खड़ा होता है और अपने दोस्तों से कहता है, ईश्वर का द्वार तभी खुलेगा जब हम आराधना करेंगे। सदियों से है पुराना